Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In previous lecture we have discussed about digestion in small intestine, जिसमें हमने digestion का फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम इसके अंदर डाइजेशन को एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड जो पार्ट है और थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम एंड इलियम इसके अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है उसे एक्सप्लेन करेंगे। सो वी नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड इंटर होती है वो पार्शली डाइजेस्टेड होती है, एसिडिक काहिम कहा जाता है इसे, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से इंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ ड्यूडेनम, सेकंड इज़ जेजुनम एंड थर्ड इज़ इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद फर्स्ट पोर्शन जो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ड्यूडेनम है, येलो कलर का शो किया गया है डायग्राम के अंदर। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। सो ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है इसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही एसिडिक काइम इंटर होता है तो ड्यूडेनम के सेल और पेंक्रियाज के सेल डिफरेंट सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं। पेंक्रियाज के सेल रिलीज़ करते हैं पेंक्रियाटिक जूस, जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम के अंदर डाला जाता है। और लिवर रिलीज़ करता है बाइल को पोर किया जाता है बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम के अंदर। ये साल्ट इसके अंदर बाइल के अंदर बाइल साल्ट मौजूद होते हैं जो कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में चेंज करते हैं। और पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है ड्यूडेनम के अंदर उसमें डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पोर्शन है और इसकी ऑलमोस्ट लेंथ कितनी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम डाइजेशन जो है फूड की वो यहीं पे होती है ड्यूडेनम के अंदर। इसके बाद आता है सेकंड पोर्शन जेजुनम। जेजुनम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सेकंड पार्ट है और ये लार्जेस्ट पार्ट है। ऑलमोस्ट 2.5 मीटर होती है इसकी लेंथ। 2/5 पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मीन। अगर 5 पोर्शन करें हम स्मॉल इंटेस्टाइन के तो 2 पोर्शन किसके बनेंगे, जेजुनम के बनेंगे। सो ये सेकंड पार्ट पे सेकेंडली मौजूद होता है, सेंटर में मौजूद होता है, ड्यूडेनम के बाद स्टार्ट होता है और ये हाईली कन्वोलेटेड फॉर्म में मौजूद होता है। जो फूड ड्यूडेनम को एक्सकेप कर देती है, यहाँ से लीव हो जाती है, अनडाइजेस्टेड रह जाती है ड्यूडेनम के अंदर, वो देन इंटर होती है जेजुनम में। जेजुनम के अंदर इस फूड को जो कि लीव करती है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ड्यूडेनम को, इसको देन डाइजेस्ट किया जाता है बाय द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की अगर हम बात करें तो जेजुनम के सेल इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं। ये एंजाइम चेंज करते हैं डिफरेंट लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर कंपोनेंट्स में। जैसे कि सबसे पहले आता है अमाइनोपेप्टाइडेज। अमाइनोपेप्टाइडेज क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में चेंज करता है। पॉलीपेप्टाइड कब प्रोड्यूस होते हैं, जब प्रोटीन की डाइजेशन हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में और इसी तरह स्टमक के अंदर, तो प्रोटीनेजेस प्रोटीन को चेंज कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड में। ये पॉलीपेप्टाइड जैसे ही जेजुनम के अंदर आते हैं तो जेजुनम के अंदर अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में चेंज कर देता है। इसी तरह इरिप्सन मौजूद होता है, इरिप्सन चेंज करता है डाईपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में। तो यहाँ तक प्रोटीन की फाइनल डाइजेशन हो गई। प्रोटीन किस में चेंज हो गई, जेजुनम के अंदर अमाइनो एसिड में। लाइपेज मौजूद होता है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है। इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई थी ओरल कैविटी के अंदर और स्टमक के अंदर और इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में ड्यूडेनम में, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जैसे कि ग्लाइकोजन एंड स्टार्च को चेंज किया जाता है माल्टोज में। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को जेजुनम में चेंज कर देता है ग्लूकोज में। सो यहाँ पे ये किस में चेंज हो गए, माल्टोज किस में चेंज होगी, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट की भी फाइनल डाइजेशन हो गई, ये अपने मोनोसेकेराइड यूनिट में चेंज हो जाएंगे जेजुनम के अंदर जो कि है ग्लूकोज। लैक्टेज भी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर रिलीज़ किया जाता है बाय द जेजुनम सेल। और ये क्या करता है, लैक्टोज मिल्क प्रोडक्ट में मौजूद होती है। लैक्टोज भी शुगर है, इस शुगर को ये चेंज करता है अपने मोनोसेकेराइड यूनिट्स में जो कि है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है ये फाइनल डाइजेशन कर देता होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन की, इनको अपने सिंपल सब यूनिट्स में चेंज कर देता है। तो ऑलमोस्ट ऑल डाइजेशन जो है फूड की सिंपल सब यूनिट में चेंज हो जाती है जेजुनम के अंदर। अब इसको फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने सब यूनिट में चेंज हो जाती है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज हो गई, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो गए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज या अपने ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड यूनिट्स में चेंज हो गए। इसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड पोर्शन जो कि है इलियम। इलियम के अंदर ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन होती है। जो भी प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अब इनको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा।
इलियम थर्ड पोर्शन है। इलियम को अगर हम देखें ना तो इलियम की वेलवेटी सी अपीयरेंस होती है। ये वेलवेटी अपीयरेंस किस वजह से होती है? बिकॉज इसके ऊपर फिंगर लाइक आउट ग्रोथ मौजूद होती हैं, छोटी छोटी सी एक्सटेंशन मौजूद होती हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई। ये जो यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी फिंगर लाइक एक्सटेंशन नज़र आ रही है, ये इलियम का अंदर वाला पार्ट है। तो ये जो विलाएँ हैं ये वेलवेटी सी अपीयरेंस देती हैं इलियम को, ठीक है। ये सब अब यहाँ पे अगर हम इलियम को देखें कट करके तो बाहर वाली लेयर इसकी सेरोसा है, देन मसल की लेयर होती है, देन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा की वेलवेटी अपीयरेंस होती है। ये इनर साइड पे फोल्डिंग रखती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये कहलाते हैं विलाए। विलाय की बात करें या सिंगल विलस की बात करें तो विलस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? विलस जो है सबसे पहले तो इसमें मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के सेंटर में एक डक्ट मौजूद होती है। यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की डक्ट नज़र आ रही है, ये डक्ट क्या है? इसको कहा जाता है लैक्टील। लैक्टील लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है और इसका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लॉस हो जाता है ना ब्लड कैपिलरीज से, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज की वॉल पोरस होती है, तो जो फ्लूइड उनसे लीक आउट हो जाता है उसको दोबारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डालता है। इसके साथ साथ ये कुछ इम्यून सिस्टम के सेल भी सिक्रीट करता है, जैसे कि जो लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका काम ये होता है कि ये मटेरियल को दोबारा से ब्लड के अंदर रिप्लेस करता है, उसको दोबारा पोर कर देता है। तो ये लैक्टील भी इसके सेंटर में मौजूद होती है। ये एक विलाय का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ विलस का। इसके अंदर सबसे पहले तो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके सेंटर में लैक्टील मौजूद है और ऊपर कवरिंग मौजूद होती है एपिथेलियल सेल की। बाहर एपिथेलियल सेल हैं ये, इनके अंदर ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल के अंदर मौजूद है लैक्टील और साथ में नर्व्स भी मौजूद होती हैं। इसके बाद आते हैं माइक्रोविलाय। विलाय को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें ना फर्दर, ये एक यहाँ पे आपके पास ये विलाएँ हैं। सबसे पहले इनर फोल्डिंग बन रही है और इनर फोल्डिंग के ऊपर मौजूद होते हैं विलाय, ठीक है। ये है इलियम का कुछ पार्ट जिसको हमने कट करके देख रहे हैं। इसके ऊपर प्रोजेक्शन है सबसे पहले और इन फोल्डिंग के ऊपर छोटे छोटे से विलाय फिंगर लाइक पोर्शन मौजूद हैं, ठीक है। ये विलाय अगर हम एक विलस को देखें तो एक विलस किस तरह से नज़र आता है? इसके ऊपर फर्दर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, स्लेंडर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाय। तो इनके ऊपर फर्दर माइक्रोविलाय मौजूद होते हैं। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से, विलाय और माइक्रोविलाय की प्रेजेंस की वजह से जो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन एरिया है ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है इलियम के अंदर, ऑलमोस्ट सारी फूड जो है यहाँ पे ही एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद अगर एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती हैं? सबसे पहले आते हैं सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं। ये इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ये डायरेक्टली माइक्रोविलाय को क्रॉस करते हैं। माइक्रोविलाय के अंदर क्रॉस करने के बाद विलाय के अंदर जो मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज ये उनमें डिफ्यूज़ कर जाते हैं। सो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे वाइट और जो ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है पिंक कलर का, ये यहाँ पे शो कर रहा है अमाइनो एसिड को और ये जो रिंग है ये शो कर रही है कार्बोहाइड्रेट को, वाइट कलर की बेंजीन टाइप रिंग जो मौजूद है। ये कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड डायरेक्टली किसके अंदर एंटर हो जाते हैं? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे, ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कुछ पोर्शन तो इनका एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, लेकिन मेजर पोर्शन जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ये एपिथेलियल सेल विलाय के उनमें एंटर होता है। यहाँ पे ये कंबाइन करता है और दोबारा फैट में चेंज हो जाता है। ये फैट देन जाती हैं लैक्टील के अंदर। तो अगर हम बात करें लॉन्ग चेन फैटी एसिड की, ये येलो कलर के शो किए गए हैं। इसी तरह स्मॉल चेन फैटी एसिड, ये फैटी एसिड सबसे पहले तो जाते हैं ये बाहर वाले जो एपिथेलियल सेल हैं इनके अंदर, यहाँ पे ये फैट में चेंज हो जाते हैं। ये फैट देन जाती है यहाँ पे लैक्टील के अंदर। ये येलो कलर शो किया गया है लैक्टील के अंदर। जब ये लैक्टील के अंदर एंटर होते हैं तो दोबारा किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? फैट की फॉर्म में। सो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको हम अलग से बना के एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अंदर साइड पे आ गई लैक्टील, लैक्टील को सराउंड कर रही होती हैं ब्लड कैपिलरीज, इसके बाहर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज। इसके साथ साथ ऊपर लेयर मौजूद होती है एपिथेलियल सेल की, ये ऊपर विलाय के ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं एपिथेलियल सेल। तो फैट किस तरह से एब्जॉर्ब की जाती हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में ये मौजूद हैं। अब इलियम के अंदर किस फॉर्म में मौजूद है? एक तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हैं इनका कुछ पोर्शन डायरेक्टली एंटर हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो है वो पहले इंटर होता है एपिथेलियल सेल में। ये पहले किस में जाएंगे? एपिथेलियल सेल में जाएंगे। एपिथेलियल सेल में जब ये जाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद ये किस में चेंज हो जाएंगे? फैट्स में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जब मिलते हैं तो फैट्स बनता है। ये फैट्स अब मौजूद है लैक्टील के अंदर। ये जो रेड ड्रॉप में शो कर रही, सॉरी ये
किसके अंदर मौजूद है, एपिथेलियल सेल में। एपिथेलियल सेल में जैसे ये फैट में चेंज होते हैं, ये फैट देन जाती है किसके अंदर, लैक्टील के अंदर। तो सबसे पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इंटर होंगे एपिथेलियल सेल में, एपिथेलियल सेल में ये चेंज हो जाएंगे फैट्स के अंदर, और ये फैट्स देन किस में चली जाएगी, लैक्टील के अंदर। ये ब्लड में नहीं जाएगी बल्कि लैक्टील के अंदर इंटर होगी। सो इस तरह से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोटीन का कुछ पोर्शन तो अमाइनो एसिड्स में जो चेंज हो चुका होता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन बाकी प्रोटीन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कंबाइन करती हैं फैट के साथ। जो लैक्टील मौजूद होती है सेंटर में, इसमें ये कंबाइन करती हैं इसके साथ, और कंबाइन होने के बाद ये फैट से जब कंबाइन करती हैं तो बनती हैं लिपोप्रोटीन। लिपिड्स एंड प्रोटीन के कॉन्जुगेट हैं ये लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है ये इनको देन पोर किया जाता है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में। ये वो डक्ट है, ये लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट है। पूरी बॉडी से जितना भी लिम्फ कलेक्ट किया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, इसको देन पोर किया जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये होता है कि जो फ्लूइड लॉस हो जाता है ना ब्लड का, या जो सेल वगैरह जो छोटे छोटे पार्टिकल्स लॉस हो जाते हैं, आयंस लॉस हो जाते हैं, उनको पूरी बॉडी से कलेक्ट करके दोबारा ब्लड में डाला जाए ताकि ब्लड का वॉल्यूम चेंज ना हो। तो इसके अंदर साथ में मौजूद होते हैं फैट्स एंड लिपोप्रोटीन मौजूद हैं। तो ये लिपोप्रोटीन भी थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट वो डक्ट है जिसके ज़रिए सारा का सारा जो भी फ्लूइड होता है वो दोबारा ब्लड के अंदर इंटर किया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम से। जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है इसी से देन पोर किया जाता है लिपोप्रोटीन को भी ब्लड के अंदर। तो इस तरह ये ब्लड का पार्ट बन जाती हैं। ब्लड के अंदर इन लिपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं डिफरेंट एंजाइम, प्लाज्मा एंजाइम दोबारा इनको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। जब इनकी हाइड्रोलाइज हो जाएंगी ये, तो इसके बाद कुछ प्रोटीन जो है इनको रिस्पायरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एनर्जी के लिए। जब इनको हम ब्रेक करते हैं, रिस्पायरेशन क्या है, इनको ब्रेक किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इनसे एटीपी प्रोड्यूस होगी। और कुछ को जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है इसको फैट्स में चेंज करके, जैसे लिपोप्रोटीन जो है फैट्स में चेंज करके अंडर द स्किन, मसल, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर और लिवर में स्टोर कर दिया जाता है। एलियोकोलिक स्फिंक्टर क्या है, इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है ना ये पूरे पुश होते रहते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ पेरिस्टालसिस से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से ये जाते हैं जेजुनम के अंदर, देन जेजुनम से इलियम के अंदर। और यहाँ पे इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, जैसे कि बाकी एलिमेंट्री कैनाल में हो रही होती है, बाय द पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस से मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव्स होती हैं, यहाँ मसल्स मौजूद होते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ से ये देन फूड पुश होती है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ड्यूडेनम से जाएगी जेजुनम में, देन इलियम के अंदर। सो जैसे ही इलियम में फूड जाती है तो इलियम के अंदर तो फूड मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कंपोनेंट्स। इलियम के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन के बाद रह जाता है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल, रेजिड्यू रह जाता है। इस रेजिड्यू को देन ये रेजिड्यू या मेनली कुछ साल्ट और वाटर जो होते हैं, देन ये लीव करते हैं इलियम को, और इलियम के बाद एंटर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जिस वॉल्व के ज़रिए या जिस स्फिंक्टर के ज़रिए ये इलियम को लीव करते हैं इसे कहा जाता है इलियोकोलिक स्फिंक्टर। इलियोकोलिक स्फिंक्टर यहाँ पे इलियम के लास्ट पे मौजूद होता है। ये वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं इसके अंदर, रिंग की फॉर्म में मसल्स मौजूद होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ओपन एंड क्लोज होता है टाइम टू टाइम। और कुछ पोर्शन फूड का जो है, फूड तो अब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रेजिड्यू पोर्शन जो है, जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि वाटर हो गया, साल्ट हो गया, वेस्ट मटीरियल, ये इलियम को देन लीव करेंगे और किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसी तरह इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक कंडीशन है इंटेस्टाइनल गैस। इंटेस्टाइनल गैस क्या है, कुछ ह्यूमन के अंदर जो मिल्क प्रोडक्ट है ना उनकी अगर वो कंजप्शन करें तो उनकी सही तरह से डाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनके अंदर इंटेस्टाइनल गैस डेवलप हो जाती है। और इसकी रीज़न क्या होती है कि इनके अंदर लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं होता। मिल्क प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होता है लैक्टोज। लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है, इसकी डाइजेशन करता है लैक्टेज, जो कि जेजुनम के अंदर इंटेस्टाइनल जूस में रिलीज़ किया जाता है। ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करता है। लेकिन जिन ह्यूमन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे उनके अंदर लैक्टोज की डाइजेशन नहीं होगी, तो इसकी वजह से उन्हें डायरिया या इंटेस्टाइनल गैस डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस और रिप्लेसमेंट ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई एंड विलाई जो हैं ये फिंगर लाइक आउट ग्रोथ हैं, छोटी छोटी सी प्रोजेक्शन है। सबसे पहले विलाई मौजूद होते हैं, उनके ऊपर फर्दर एक्सटेंशन होती हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई। ये जब फूड पास करती है ना तो रगड़ की वजह से और इंटर्न रेजिस्टेंस की वजह से भी थोड़ी थोड़ी सी ये कट ऑफ होती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। लेकिन एपिथेलियल सेल्स जो हैं
ये कॉन्स्टेंटली जब शेड ऑफ होते रहते हैं तो इनको दोबारा से रिप्लेस कर दिया जाता है। आहिस्ता से जब फूड मूव करती है ना, तो फूड की मूवमेंट की वजह से, रब होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, लेकिन दोबारा से इनको फिर से रिप्लेस कर दिया जाता है बाय सेल डिवीजन इन क्रिप्ट। क्रिप्ट क्या होता है? क्रिप्ट वो पोर्शन है जो कि आपके पास, अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उभरा हुआ जो पोर्शन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो दोबारा से इनको दोबारा रिप्लेस कर देता है विलाई एंड माइक्रोविलाई को। सो इस तरह से विलाई एंड माइक्रोविलाई जो हैं ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ हो जाता है तो फूड की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है इलियम के अंदर। इसके बाद फूड जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।